2017 में हमारे सौर मंडल में एक अजीब वस्तु देखी गई थी। इसका आकार एक लंबी ट्यूब जैसा था जो एक पैनकेक जैसा था। हमने जो भी क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु देखा है वह ऐसा नहीं दिखता। इसका बाहरी भाग भी अजीब था। यह अंतरिक्ष में उड़ने वाली औसत चीजों की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक परावर्तक था। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी सतह पॉलिश धातु जैसी थी। जब यह सूर्य के पास से गुजरा और हमारी पहुंच से बाहर हुआ तो यह हमारे गुरुत्वाकर्षण की तुलना में अधिक तेज गति से आगे बढ़ा। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे इसकी पीठ पर रॉकेट बंधा हो। इस अनोखे आगंतुक को एक खास नाम मिला, ओमुआमुआ। यह शब्द हवाईयन से आया है और इसका मतलब होता है स्काउट या दूर देश से आने वाला आगंतुक। और इसकी विशेषताओं के कारण वैज्ञानिकों को जल्द ही आश्चर्य होने लगा कि क्या यह आखिरकार किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों का आगमन था। इससे पहले कि वे विज्ञान कथा की कल्पनाओं पर पूरी तरह से आगे बढ़ते, खगोलविदों ने वह जानकारी एकत्र की जिसके बारे में वे निश्चित थे, इस तथ्य से शुरू करते हुए कि ओमुआमुआ किसी अन्य सौर मंडल से आया होगा। इसके गृह तंत्र में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई होगी जिसके कारण इसे बाहर निकाल दिया गया। उन्हें यह नहीं पता था कि यह एक धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह था। वे दोनों ही सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हैं, लेकिन उनकी रचनाएं और व्यवहार अलग अलग हैं। धूमकेतु मुख्य रूप से बर्फ, धूल और चट्टानी पदार्थ से बने होते हैं, जिन्हें अक्सर गंदे स्नोबॉल के रूप में जाना जाता है। जब कोई धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो गर्मी के कारण बर्फ वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे गैस और धूल के कण अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। इससे एक चमकदार, चमकती हुई पूंछ बनती है जो लाखों मील तक फैल सकती है। धूमकेतुओं की आमतौर पर अंडाकार कक्षाएं होती हैं, जो अक्सर उन्हें हमारे सौर मंडल के दूर के क्षेत्रों से सूर्य के करीब ले जाती हैं। हालांकि क्षुद्र ग्रह ज्यादातर चट्टान और धातु से बने होते हैं। हमारे पड़ोस में वे सौर मंडल के शुरुआती गठन के अवशेष हैं और आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। धूमकेतुओं के विपरीत क्षुद्र ग्रहों में सूर्य के पास आने पर पूंछ विकसित नहीं होती है। चूंकि उनमें बर्फ नहीं होती है, इसलिए उनकी कक्षाएं आमतौर पर धूमकेतुओं की तुलना में अधिक गोलाकार पथ का अनुसरण करती है। सभी खातों के अनुसार ओमुआमुआ एक धूमकेतु होना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड में एक अलग स्थान से आता है। फिर भी यह धूमकेतु गतिविधि के विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। ओमुआमुआ में पूंछ नहीं है और जब यह गुजरता है तो गैस नहीं उगलता है। मेरी तरह नहीं। भले ही यह एक धूमकेतु की तरह व्यवहार करता है, लेकिन यह एक क्षुद्र ग्रह की तरह अधिक दिखता है। अब एक और बड़ा सवाल यह है कि वैज्ञानिकों ने ओमुआमुआ को कैसे खोजा। सबसे पहले आकाशगंगा में अंतरिक्ष और समय की विशालता को देखते हुए इसके उल्लेखनीय सितारों का जीवन काल लाखों या अरबों वर्षों तक फैला हुआ है और सौर मंडल के निर्माण में सैकड़ों मिलियन वर्ष लगते हैं। यहाँ तक कि सबसे तेज वस्तुओं को एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंचने में दसियों हजार साल लगते हैं। इसके विपरीत मनुष्य केवल 400 वर्षों से दूरबीनों के साथ आकाश का निरीक्षण कर रहे हैं, जो कि एक छोटा सा अंश है ब्रह्मांडीय समय का। और यह केवल हाल के दशकों, यहाँ तक कि वर्षों में ही है कि हमारे पास तेज गति से चलने वाली धुंधली वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की तकनीक है। या तो इस तरह की चट्टानें प्रचुर मात्रा में हैं, या हम अपनी खोजों के साथ अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहे हैं, या यह बस देखा जाना चाहता था। अब एक और सवाल जो पूछा गया था वह यह था कि ऐसी वस्तुएं कहां से आ सकती हैं। यह बहुत ही असंभव है कि ओमुआमुआ एक परिपक्व स्थिर सौर मंडल से आया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी प्रणालियां आकाशगंगा को भरने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं निकालती हैं। कभी कभी एक यादृच्छिक चट्टान बाहर फेंकी जा सकती है, लेकिन यह शायद ही कभी इतनी दूर तक जा पाती है। हालांकि युवा प्रणालियां इन अराजक वातावरण में अलग तरह से कार्य करती हैं। टकराव, विलय और पलायन हर जगह हो रहे हैं। चारों ओर बहुत सारी छोटी छोटी चट्टानें हैं जो बाहर निकालने के लिए उपयुक्त हैं। सौर मंडल जिसने ओमुआमुआ को बाहर निकाल दिया, इसमें बृहस्पति के समान एक ग्रह अवश्य था। इसका विशाल आकार और गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में अन्य वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित निष्कासन हो सकता है। लेकिन सभी सौर मंडल बृहस्पति के आकार के ग्रहों का विकास नहीं करते हैं। अक्सर विशाल ग्रह अपने सितारों के करीब होते हैं, बृहस्पति के अधिक गर्म संस्करण बन जाते हैं। ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए मलबे को बाहर निकालने की कम संभावना रखते हैं। अब नेपच्यून जैसे ग्रह भी भूमिका निभा सकते हैं। बृहस्पति जितने विशाल न होने के बावजूद वे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों को अपना घर कहते हैं। हमारे सौर मंडल में कुइपर बेल्ट है, जो इसके बाहरी हिस्सों में धूमकेतुओं का भंडार है। सौर मंडल के शुरुआती चरणों के दौरान नेपच्यून के हल्के ग्रहों और मलबे के बीच परस्पर क्रिया आम बात है। अन्य प्रणालियों में नेपच्यून के हल्के ग्रहों को खोजना चुनौतीपूर्ण रहा है। हालांकि बाह्य ग्रहों का पता लगाने के हमारे तरीके अपने तारों के नजदीक स्थित विशाल पिंडों के लिए बेहतर काम करते हैं, जिससे दूर स्थित नेपच्यून के समकक्षों को देखना मुश्किल हो जाता है।
ओमुआमुआ को एक अजीबोगरीब सिद्धांत से भी जोड़ा गया था, इस बारे में कि पैनस्पर्मिया में जीवन कैसे आया। अब यह एक परिकल्पना है जो बताती है कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है और इसे विभिन्न तरीकों से ग्रहों के बीच वितरित किया जा सकता है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान। ये कहता है कि जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में एक स्थान पर हुई होगी और फिर अन्य खगोलीय पिंडों में फैल गया। पैनस्पर्मिया सिद्धांत के प्रशंसकों ने सुझाव दिया है कि ऐसी अंतरतारकीय वस्तुएं संभावित रूप से छोटे सूक्ष्म जीव जो तारा प्रणालियों के बीच जीवन के निर्माण खंड हैं, ले जा सकते हैं। यदि ऐसी वस्तुएं किसी ग्रह या चंद्रमा से टकराती हैं, तो वे इन सूक्ष्म पदार्थों को स्थानांतरित कर सकती हैं और आकाशीय पिंड में जीवन का बीजारोपण कर सकती हैं। अभी तक इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि इस धूमकेतु ने विशेष रूप से तारा प्रणालियों के बीच जीवन का परिवहन किया है। वर्षों के शोध के बाद समग्र सहमति यह बनी कि ओमुआमुआ वास्तव में एक धूमकेतु था। यह इतना अजीब तरीके से क्यों चलता है, इसका कारण यह है कि इसकी सतह पर हाइड्रोजन जमी हुई हो सकती है। सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से यह प्रतिक्रिया करता है। यह हमारे सूर्य के जितना करीब होता गया, उतनी ही तेजी से बढ़ता गया, हाइड्रोजन को छोड़ता गया और हमारे सौर मंडल में अपना रास्ता भी बदलता गया। इसका रंग भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है। इसका रंग लाल है, जिसका मतलब हो सकता है कि यह लंबे समय से ब्रह्मांडीय किरणों से प्रभावित है। जितनी अधिक देर तक यह उन किरणों के संपर्क में रहा, इस प्रक्रिया में उतनी ही अधिक हाइड्रोजन इसमें एकत्रित हुई। लेकिन चूंकि वे पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते, इसलिए खगोलविदों ने इस आगंतुक का पीछा करने की योजना बनाई है। एक विचार यह है कि इसे जांचने के लिए एक मिशन भेजा जाए। यह पहले से ही हमसे बहुत दूर है, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हम धूमकेतु को पकड़ने के लिए पर्याप्त तेजी से एक जांच भेजने में सक्षम हो सकते हैं। इस योजना को प्रोजेक्ट लायरा नाम दिया गया था और इसका उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा और बृहस्पति की कक्षा का उपयोग करके एक जांच को इतनी दूर तक उछालना है कि वह ओमुआमुआ तक पहुंच सके। अगर यह काम करता है तो यह ब्रह्मांड में भेजा गया सबसे तेज अंतरिक्ष उपकरण होगा। अंतरिक्ष जांच के एक संभावित प्रक्षेप पथ में हमारे ग्रह और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को लैसो प्रभाव के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन टेड लासो नहीं। जांच हमारे ग्रह को छोड़ देगी और बृहस्पति के खिंचाव से मिलने से पहले पृथ्वी की कक्षा में फिर से प्रवेश करेगी। इसे दूसरी बार हमारे ग्रह के पास वापस भेजा जाएगा, जहां इसे धूमकेतु तक पहुंचने के लिए पर्याप्त बल के साथ बाहर निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट लायरा का लक्ष्य बोरिसोव नामक दूसरे दूर के आगंतुक का भी अनुसरण करना है। इसे एक शौकिया खगोल शास्त्री ने खोजा था और अब इसका नाम उसी के नाम पर रखा गया है। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह बेदाग है, ओमुआमुआ के साथ हमारे अनुभव के समान। हमने पहले भी बोरिसोव जैसा कुछ नहीं देखा है। धूल और गैस के बादल से आने वाले प्रकाश के अध्ययन से पता चलता है कि यह अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं की तुलना में बहुत साफ है। अगस्त 2019 में इसे पहली बार देखे जाने के बाद खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल में इसके मार्ग का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह किसी दूसरे तारे से भी आया है। लेकिन बोरिसोव ने हमें इसका अध्ययन करने के लिए और समय दिया, क्योंकि हमने इसे अपने पड़ोस से गुजरते हुए अपनी यात्रा के दौरान पहले ही देख लिया था। शोधकर्ताओं ने बोरिसोव से निकलने वाली धूल को देखने के लिए उन्नत दूरबीनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि यह हर सेकंड 400 पाउंड से ज्यादा धूल फेंक रहा है। उन्होंने यह भी पाया कि बोरिसोव में हमारे सौर मंडल के धूमकेतुओं की तुलना में ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन धूमकेतु पर हर जगह इसकी मात्रा एक जैसी नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि अंतरिक्ष वस्तु शायद अपने गृह तारे के पास बनना शुरू हुई और फिर दूर चली गई, शायद इसकी प्रणाली में बड़े ग्रहों की वजह से। बोरिसोव से आने वाला प्रकाश अन्य धूमकेतुओं से आने वाले प्रकाश की तुलना में कहीं अधिक ध्रुवीकृत है और इसका बादल बहुत चिकना है। इससे हमें पता चलता है कि बोरिसोव ने कभी किसी अन्य तारे के साथ संपर्क नहीं किया है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।